नमस्कार, जनता टीवी पर अपना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर हैं। सीएम योगी दोपहर करीब 12 बजे बेंगलुरु पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक विज्ञान संस्थान के श्रेमबन नामक एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान योगी संस्थान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और चुंचनागिरी मठ के संत निर्मलानंद नाथ समेत बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक और यूपी के बीच घनिष्ठ संबंध है। कर्नाटक संकट का साथी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक रामराज की कर्मभूमि है, क्योंकि बजरंग बली ने भगवान राम की यहीं पर सहायता की थी। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, जब इस सेंटर के उद्घाटन का आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे लिए वो अद्भुत क्षण था। श्री मंजुनाथ श्री क्षेत्र के जुड़े हुए इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कर्नाटक की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परंपरा केवल यहीं पे नहीं है। कर्नाटक तो वैसे भी संकट का साथी कहा गया है। प्रभु राम जब वन में सहयोग के लिए भटक रहे थे तो इसी कर्नाटक में बजरंगबली मारुति नंदन हनुमान जी ने उनकी सहायता करने के लिए आगे आए थे। यही कर्नाटक का क्षेत्र है। और बजरंगबली हनुमान की सहायता से उस समय जो मजबूत सेतुबंध का निर्माण हुआ था वह भारत में राम राज्य की स्थापना का आधार भी बना था। जिस कर्मठता के साथ कर्नाटक की जनता की सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया है वह अद्भुत है। और डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी श्री धर्मस्थल क्षेत्र के माध्यम से एक योगी के रूप में ही वे भी यहां पर कार्य करते हुए पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक शिक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकल्पों के साथ ही जिस प्रकार के समाज सेवा के अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, यह अद्भुत संजोग है। और उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। इसमें सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का कद घटाते हुए उनका तबादला खेल कूद विभाग में किया गया। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला के कार्यकाल में यूपी बोर्ड का पेपर लीक होने के बाद उन्हें आयुष विभाग भेजा गया। वहीं प्रतीक्षारत रहे पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बनाए गए। इसके अलावा हिमांशु कुमार को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डॉक्टर हरिओम को समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, मोनिका गर्ग को अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। आईएएस महेश कुमार गुप्ता को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग का अपर मुख्य सचिव, कल्पना अवस्थी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चित इसमें स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर उठे सवाल के बाद एसीएस अमित मोहन प्रसाद को हटा दिया गया है। वो अब लघु उद्योग विभाग संभालेंगे। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सवाल खड़े किए थे। पत्र लिखकर कहा था कि बिना जानकारी के तबादले किए गए। तो हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और आरईएस बने। डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण बने। पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बने। मोनिका गर्ग एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण बनी। अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव लघु उद्योग बने।
महेश गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा बने। कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनी। नवनीत सहगल एसीएस खेलकूद विभाग बने। एसीएस मेश्राम को प्रमुख सचिव धमरार्थ का भी चार्ज मिला। आईआईडीसी अरविंद कुमार को यूपीडा का चार्ज मिला। राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार बने। एपीसी मनोज कुमार सिंह को उद्यान विभाग का भी चार्ज मिला। सुधीर बोबड़े प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह बने रहेंगे और संजय प्रसाद सीएम के भी प्रमुख सचिव बने रहेंगे। संजय प्रसाद को सूचना विभाग का भी चार्ज मिला। दीपक कुमार प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा बने। दीपक कुमार पास बेसिक शिक्षा भी बने रहेंगे। आराधना शुक्ला एसीएस आयुष विभाग बनी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए। हैदर, एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है जिस तरह से इन आईएएस के तबादले किए गए और अलग अलग पद इन्हें सौंप दिए गए, क्या कुछ अपडेट? देखिए जावेद, अगर बात की जाए फेरबदल की तो जहां 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं तो कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को शिकायतें भी मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको देखकर एक तालमेल बनाने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं जो प्रमुख सचिव हैं खासकर भी स्वास्थ्य विभाग में उनसे भी बहुत ज्यादा पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ब्रजेश पाठक जो थे अब डिप्टी सीएम बने हैं, तो अभी भी उन्होंने उनके तबादलों को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग में तबादले किए गए थे उससे भी ऑब्जेक्शन उठाया था, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये तबादले माने जा रहे हैं और यही वजह है कि एक तालमेल बिठाने की जरूरत करी गई है इसमें। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ धरातल पर चलने के बाद और राय ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं और मशवरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम है वो भी उनके साथ। और चलिए इसी बीच एक गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको बता दें। मिशन पश्चिम में जुटे बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ले रहे हैं पदाधिकारियों की बैठक। तो संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक जारी है। चुनिंदा लोग ही इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। आगे की रणनीतियों भी इस बैठक में, इस मीटिंग में जारी है मंथन। फिलहाल एक महत्वपूर्ण ये जानकारी, चुनिंदा लोग इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। हैदर अली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, एक बड़ी मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग ये और चुनिंदा लोग इस मीटिंग में शामिल हुए, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जब आज भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गाजियाबाद में आए हैं तो इनका भव्य स्वागत करने के लिए तैयारी की गई थी जिला स्तर पे, और कहीं ना कहीं पश्चिम के लोग जो थे वो इसमें जुड़ने के लिए आ रहे थे इनका स्वागत करने के लिए, लेकिन व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चौपट होती हुई दिखाई दी क्योंकि माइक नहीं चला, वो माइक से संबोधित करना चाहते थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहां से सीधा एक मीटिंग थी सेक्टर 4 वैशाली के अंदर, वो उसमें प्रोग्राम में शरीक हुए, वहां पर मीडिया की जाने की मनाही थी और कुछ चुनिंदा लोग जो लिस्ट बनाई गई थी उन्हीं लोगों को अंदर भेजा गया। एक सकारात्मक जो अगर बात की जाए तो उन लोगों को जो धरातल पर चलने के बाद बीजेपी को मजबूत करते हैं उन्हीं लोगों की मीटिंग की गई। अब उसके बाद जब वो वापस आए वहां से मीटिंग से तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि उनके पास सबसे बड़ा टारगेट जो है, जो उनको जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दी गई है भाजपा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उनको एक लक्ष्य दिया गया है जो आने वाली जो 2024 में लोकसभा के चुनाव है या उससे पहले। हैदर, क्या लगता है इस मीटिंग में किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है, चूंकि चुनिंदा लोग ही इस मीटिंग में शामिल हुए हैं? जी, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास अभी मेयर के चुनाव है और पार्षद के चुनाव है या इसके बाद उसके लोकसभा के चुनाव है, तो उसकी तैयारियों को लेकर ये एक मीटिंग रखी गई है और ये जगह जगह मीटिंग होगी। खासकर पश्चिम में जहां उनकी जो कमी रही है, जहां उनकी सीट नहीं मिल पाई है, तो उन सीटों को दोबारा से वापस लाने के लिए ये एक रणनीति तय की जा रही है और धरातल पर जितने भी धरातल पर काम करते हैं बीजेपी के लीडर, उनसे बैठकर मीटिंग की जा रही है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को जो धरातल पर काम करने वाला है उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो वो यही चाहते हैं कि धरातल पर जो कमियां हैं वो पूरी की जाएं और यही वजह है कि आज उन्होंने इस मीटिंग को गुप्त रखा, चुनिंदा लोगों के साथ रखा ताकि इस मीटिंग का संदेश जो साफ तौर पर देना चाहते हैं संगठन का वो उन लोगों तक पहुंच सके और वो इस चुनाव को जिताने के लिए, चाहे वो मेयर का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, उसको साध सके और सरकार
जो उनसे अपेक्षा रखती है, जिसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो वो उसके ऊपर खरा उतर सके। बिल्कुल हैदर, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी नई कमान मिलने के बाद आज पहली बार दिल्ली आए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक चली बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 2024 के केंद्रीय चुनावों के लिहाज से भी इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रसपा का आज से यदुकुल पुनर्जागरण मिशन। तो साफ तौर पर पूर्व सांसद डीपी यादव करेंगे इसकी अध्यक्षता। शिवपाल की यादवों को एकजुट करने की कोशिश। लखनऊ में आगे की रणनीति पर भी इस पर मंथन। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में प्रसपा जुटी हुई है। जया सिंह हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गई। जया, जिस तरह से प्रसपा चुनाव को लेकर जिस तरह से ये जो एक मीटिंग, एक महत्वपूर्ण जो देखने को मिला है, साफ तौर पर क्या देखा जाए कितना महत्वपूर्ण है, चूंकि एक बड़ी रणनीति भी इसके द्वारा बनाई गई है। देखिए जावेद, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में तमाम छोटी हो या बड़ी पार्टियां अपनी रणनीतियों को बनाने में जुट गई हैं। तो ऐसे में प्रसपा भी एक नया चाल चल रही है। अब यादव वोट बैंक को लेकर पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि यादव को माना जाता है कि सपा के केंद्रित होते हैं और लगातार अखिलेश यादव को अपना या फिर मुलायम यादव को ही अपना नेता मानते थे। लेकिन आज जो रणनीति सामने आई है वो ये आई है कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की जाएगी उत्तर प्रदेश में, जिसका नेतृत्व और संरक्षक के तौर पर शिवपाल यादव होंगे और डीपी यादव इसका अध्यक्षता करेंगे। डीपी यादव के भी जानने के उनके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि डीपी यादव सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, 4 बार के विधायक रहे थे, सहरसा से, बुलंदशहर से विधायक रहे, लगातार उनकी पत्नी भी विधायक रही। बसपा में 2012 में वो जब गए थे प्रस्ताव लेकर, वहां पे भी अपनी राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी भी बनाया था उन्होंने, लेकिन बसपा में जब उनका नहीं कुछ चल पाया तो फिर वो अकेले ही उस पार्टी से चुनाव लड़े। हालांकि पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में यादव यदुकुल पुनर्जागरण जो मिशन है वो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक पर सेंधमारी करने का एक कहीं ना कहीं रणनीति दिखाई देती है। हालांकि डीपी यादव का सब तौर पे कहना है कि ये किसी प्रतिद्वंद्विता को लेकर हम नहीं ये संगठन बना रहे हैं, बल्कि यादव समाज के जो पीड़ित है, जो वंचित हैं, जो उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके बातों को लेकर हम अपने समाज को एकजुट करेंगे। वहीं पे प्रसपा के मुखिया शिवपाल यादव भी मौजूद थे, लेकिन शिवपाल यादव का कहना था कि हम सभी जातियों का हम इसमें बात करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछड़ों की बात करेंगे। इसमें 8 से 10 सूत्रीय मांगे भी रखी गई हैं कि अहिर रेजिमेंट का भी इसमें मांग किया गया है कि हमें भी इसका चाहिए। साथ ही साथ जातीय जनगणना की बात की गई है, एमएसपी पे कानून बनाने की बात की गई है। इस पे इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी लगातार बैठकें चली, उसमें तमाम पदाधिकारी शामिल थे। खास बात है कि 200 से ज्यादा यादव घराने के नेता इसमें शामिल थे। इसमें से मुख्य प्रवक्ता जो है दीपक मिश्रा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ निकल के आया, क्या रणनीति है आगे की, ये बेहद जरूरी हो जाता है। दीपक जी, आज बैठक हुई है यदुकुल पुनर्जागरण मिशन, इसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यादव वोट बैंक को में सेंधमारी की एक रणनीति है। अब देखिए, यादव वोट बैंक में शिवपाल जी को सेंधमारी की क्या जरूरत? ये तो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कि आदरणीय मुलायम सिंह जी, लालू जी के बाद अगर यादवी नेतृत्व को किसी ने सशक्त आधार दिया तो वो शिवपाल सिंह जी ने दिया। 89% तो वोट बैंक मिलता है अखिलेश यादव। जी जी, ये तो सर्वविदित सच है। अब आइए शिवपाल जी की बात। शिवपाल जी डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य हैं। उन्होंने इस मंच से सामाजिक न्याय की बात पूरी प्रतिबद्धता के साथ की। सपा सरकार में शिवपाल मंत्री थे, सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं कर, क्या उस समय चूक गए? ना, शिवपाल सिंह जी ने जब सरकार में होते हैं तो सामाजिक न्याय को सरकारी तंत्र द्वारा मूर्त रूप देते हैं, और विपक्ष में होते हैं तो उसकी आवाज को सड़कों पर बुलंद करते हैं। एक मिनट सुनिए, जो राजस्व संहिता शिवपाल जी ने लागू किया था, क्या वो सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण अध्याय नहीं है, जिसके तहत उन्होंने, बाकी तो छोड़िए, उन बच्चियों को
उन लड़कियों को जिन्हें अपने घर में भी न्याय नहीं मिलता था, वो अभी दिलाने का काम किया। जी सवाल तो ये भी है ना कि अगर प्रसपा इतनी मजबूत है, शिवपाल यादव का एक युग रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शिवपाल यादव अगर यादव के नेतृत्व करता है तो फिर उनको जरूरत क्यों पड़ी सपा के टिकट पे चुनाव लड़ने का? ये भी सवाल तो लाजमी है। अच्छा सवाल है। शिवपाल सिंह जी, जब अखिलेश जी शिवपाल सिंह जी के घर आए, क्योंकि वह जानते थे कि बिना नेताजी और शिवपाल जी के नाम के वह चुनाव लड़ ही नहीं सकते, तभी तो 111 पहुंचे। आप देखिए, सपा के पक्ष में जनमत मुखर कब होता है? जब अखिलेश जी शिवपाल जी के घर आते हैं, उसी के बाद एक वातावरण बनता है, फिर संसद मौर्य जी और तमाम लोग आते हैं। चूंकि लग गया था कि अब सरकार बनने वाली है, शिवपाल जी गैर भाजपावाद का नारा भी देते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? चुनाव के बाद सपा नेतृत्व ने धीरे धीरे शिवपाल जी को दूर करना शुरू किया और धीरे धीरे उनसे जनता दूर होती गई, और इसी का परिणाम हुआ कि वह 111 पार न कर सके। शिवपाल यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पिछड़ों का पार्टी नहीं है, पिछड़ों का ये मिशन नहीं है, बल्कि इसमें सर्व समाज की बात की जाएगी। लेकिन मांगे तो साफ तौर पे, और जो आपका नारा है या मिशन का जो नाम है पुनर्जागरण यदुकुल मिशन, तो उसमें तो यदुकुल का भी उल्लेख किया गया है, साथ ही साथ जातिगत जनगणना की, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की, अहिर रेजिमेंट की, इसमें अगड़ों की कहाँ बात की गई है? ये जो नारा है ना, पिछड़े पावे 100 में 60, जानते हैं इसे किसने दिया था? इसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, और इस नारे को पंक्तिबद्ध मधुलिमय जी ने किया था। दोनों महान समाजवादी थे, लिमय ब्राह्मण और लोहिया देखा जाए तो मारवाड़ी या अग्रवाल। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आप मुझे यह बताइए कि जब देश का भला होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। हम अगड़े पिछड़े की बात करते समय नहीं देखते हैं। हमारे देश की अगर नारी सशक्त होगी, यानी कि 50% आबादी, महिलाओं का जो श्रम बल में अंश है वह मात्र 33% है। हम चाहते हैं कि 50% हो। जब देश में एक बड़ा वर्ग गरीब और पिछड़ा रहेगा तभी तो देश दुनिया में पीछे है। उदाहरण के तौर पे अरबपतियों में हम 4थे स्थान पर हैं, माफ कीजिएगा 3रे स्थान पर हैं। अमेरिका और चीन के बाद हम जापान से आगे, हम यूके से आगे, जर्मनी से आगे, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम 159वें स्थान पर हैं। क्यों? भूखमरी में हम पहले स्थान पर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी पिछड़ी है, दलित है, कमजोर है। इसलिए शिवपाल सिंह जी ने ये बात की, और करनी भी चाहिए। जावेद, ये सुन सकते हैं, ये मुख्य प्रवक्ता है प्रसपा के, इनका साफ तौर पे कहना है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट की बात की वो लगातार हम करते आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कुछ नया हमने सिगोफा छोड़ा है, और लगातार जो शिवपाल यादव है कोई उनका युग रहा नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी है, और हमारा सर्व समाज का प्रतिनिधित्व रहेगा। अब कुछ और कहना चाहते, मैं सुनाना चाहूंगा। जय, आपको रोकना चाहेंगे, शिवपाल है, आगे भी आपसे इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर में एक बड़ा हादसा देखने को मिला। नदी में नाव डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। दरअसल रेवतीपुर ब्लॉक के अटहवा गांव के लोग नौली बाजार के लिए निकले थे और लापरवाही यहां बरती गई कि नाव चालक ने छोटी सी नाव पर करीब 30 लोगों को बैठा दिया, जिसके चलते नाव ज्यादा भार झेल नहीं पाई और डूब गई। नाव में कुल 15 पुरुष और 10 महिलाएं और 5 बच्चे सवार थे। नाव डूबने के बाद अफरा तफरी मच गई। गांव के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 22 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे। सूचना मिलने के बाद पहुंची प्रशासन की टीम ने शवों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम लगा दी। पुलिस का कहना है कि अब तक 7 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक बच्ची की तलाश की जा रही है। ये घटना 31 अगस्त 2022 ग्राम अठहटा, थाना रेवतीपुर, जनपद गाजीपुर की है। कल शाम लगभग 4:45 बजे यहाँ पे एक नाव में गांववासी अपना गांव का रास्ता क्रॉस कर रहे थे, जो कि बाढ़ के पानी से जलमग्न है। वहाँ पे लगभग 10 लोग नाव में सवार थे, और जो कुछ सांप के होने की सूचना की वजह से, हलचल होने की वजह से यहाँ पे डूब गई। उसमें 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए निकालने के पश्चात, जिनको वहाँ पर मृत घोषित किया गया, और एक व्यक्ति जो नाव चला रहा था उसकी हालत अभी भी गंभीर है। बाकी 5 बच्चे 10 से 15 वर्ष के बीच में, कल उनकी बॉडी नहीं मिल पाई थी। फिर जनपद द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया और 11वीं बटालियन एनडीआरएफ वाराणसी से टीम आई है और हमारी पीएसी की टीम यहाँ पे कार्यरत है। आज सुबह 4 बॉडी रिकवर कर ली गई हैं। एक बच्ची है जिसकी अभी तक बॉडी नहीं मिल पाई है, उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है। उसके लिए भी टीम पूरी प्रयासरत है, और प्रशासन से भी जितनी भी मदद हो सकती है यहाँ पर वो की जाए। सही से तो नहीं अभी कहा जा सकता है, क्योंकि गांव वाले सुबह से शाम तक यहाँ पे नाव जो है वो चलती रहती हैं। ये निजी नाव है जो गांव वाले खुद ऑपरेट करते हैं।
तो नाव के डूबने से फिलहाल 7 लोगों की मौत हो गई। अभी फिलहाल एक बच्ची लापता है जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जो टीमें हैं वो उसे ढूंढने में जुटी हुई हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जनता टीवी पर आप देख सकते हैं। एक लापता बच्ची की अभी तलाश जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की खबरों की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीदों परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों ने इस राज्य के लिए मां की ममता, बहन की राखी, परिवार का सुख दुख छोड़ हंसते हंसते प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों को याद करना गर्व का पल होता है। राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के हिसाब से समृद्ध और प्रगतिशील उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उधर हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने जनता को रानीबाग डबल लेन पुल की सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीता काटकर पुल का शुभारंभ किया। एचएमटी के पास गोला नदी पर यह पुल डबल लेन का बनाया गया है। इस पुल के चलते हल्द्वानी से लेकर कुमाऊं भर के लोगों और बाहर से आने वाले पर्यटकों को पूरा फायदा मिलेगा। रानीबाग का पुल जो विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पड़ता है, यहां से रानीबाग, भीमताल, पदमपुरी, लोहाघाट, पंचेश्वर राज्य मार्ग पर, जो कि पुराने पुल के समीप ही है, इसके खुलने से बहुत बड़ा मार्ग और बहुत लंबे क्षेत्र के। पिछले दिनों में लोहाघाट गया था तो लोहाघाट के लोग भी मुझे चर्चा कर रहे थे कि ये पुल खुल जाएगा, नया पुल जिस दिन से खुल जाएगा तो उस दिन से बहुत बड़ी समस्या जो जाम की लगती है, उस जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके ये पुल के निर्मित होने से जहां 2 लेन 1 लाख लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सब लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में आज पुल के लोकार्पण के लिए यहाँ पर एकत्र हुए, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ ये पुल बनने से चहुमुखी विकास इस क्षेत्र का होगा। 7 करोड़ से भी अधिक लागत का एक पुल, जिसका लाभ हमारे विशेषकर जो आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें हमारा हल्द्वानी है, भीमताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर के साथ साथ पूरे कुमाऊं के क्षेत्र में, और यहाँ से पूरे हल्द्वानी से आगे रामपुर हो या दिल्ली हो, अनेकों स्थानों पर जाने वाले लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। आज हम सब लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है। उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आदरणीय बंशीधर भगत जी यहाँ बैठे हुए, हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी बैठे हैं और राम सिंह कैड़ा जी बैठे हैं इसी जनपद के। सारे कुमाऊं के लोग, जितने भी इस क्षेत्र के हमारे प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, जो मंच पर बैठे हैं, सबके मन में और आप सबके मन में एक ही विचार आता होगा कि अब जमरानी बात कर बोलेगा। और मैं भी आपको बताऊं, जितनी बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया हूं, मैंने हर बार जमरानी बात का उनसे अनुरोध किया है। मैं जल शक्ति मंत्री जी से मिला हूं तो मैंने जल शक्ति मंत्री जी से भी, और जिस दिन से मुझे दायित्व मिला उसी दिन से हमने तय किया था कि हम जमरानी बात का निर्माण अवश्य करवाएंगे। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।